बिल्कुल, प्रयागराज चलते हैं नीरज के पास। नीरज, देखिए प्रयागराज का जो मामला है वहाँ पे हमने बड़े करीब से देखा है। वहाँ पर तो जो मुद्दे हैं ही, लेकिन वहाँ पर बुल और बुलडोजर की बात आपने भी की और योगी जी भी करते हैं, वो एक बड़ा मसला रहा है। और वहाँ पर अतीक अहमद के ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया वो एक बड़ा मसला रहा है। आप 10-15 साल पीछे चले जाइए, मुझे याद है जब राजू पाल ने अतीक अहमद के वर्चस्व को चुनौती दी थी। राजू पाल ने चुनाव जीता और उस वक्त हम लोग प्रयागराज में ही थे और हमने देखा करीब 20-25 किलोमीटर दूर उनको दौड़ा की गोली मारी गई थी। और उस वक्त भी सपा की ही सरकार थी और वो बीएसपी के विधायक थे। इनके बाद उनकी पत्नी पूजा पाल वहां जीतती हैं। तो अब वहां पर बुलडोजर चल रहा है और अतीक अहमद के जो कब्जे वाली जमीन थी वहां पर गरीबों के लिए मकान बन रहा है। तो ये मुद्दा वहां कितना प्रभावी है? में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी है। 2005 की अगर हम बात करें, जिस समय राजू पाल की हत्या हुई थी, उस समय शहर पश्चिमी में अतीक अहमद के भाई अशरफ यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद राजू पाल की हत्या हो गई थी। और प्रयागराज के लोग जानते हैं कि किस तरह से उस समय का माहौल था। उस समय गणतंत्र था। गणतंत्र अगर कहा जाए तो पश्चिम क्षेत्र में नहीं था, गणतंत्र था। और उसी को अगर कहा जाए उसके बाद उनका पराभव शुरू हुआ अतीक अहमद का। उसके बाद वो भगोड़ा सांसद हुए, चूँकि फूलपुर से सांसद थे, उनकी तलाश की गई, बाद में वो जेल में गए। अभी कुछ हम बात करें 1 से 1.5 साल पहले उनके भाई अशरफ को भी पकड़ा गया, वो भी जेल में। और यहाँ बुलडोजर खूब चले। यहाँ बुल और बुलडोजर दोनों का मसला है। बुल का जो मसला है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और बुलडोजर की जो धमक है वो शहरी क्षेत्रों में है, जहाँ पर जमीनें कब्जा की गई और अब वहाँ पर वो जमीनें पटापेश करके वहाँ पर अब गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। ये बात आम लोग जो यहाँ पर हैं, जो पिछले काफ़ी समय में कहा जाता था कि अतीक अहमद का एक गढ़ है और वो किला कभी नहीं ढहेगा। 2007 के बाद राजू पाल की जब हत्या हुई और पूजा पाल जब यहाँ पर विधायक बनी, उसके बाद ये गढ़ उनका नहीं रह गया और उसके बाद वो कोई भी चुनाव नहीं जीते और न ही किसी चुनाव में बहुत ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चूँकि वो जेल चले गए। अगर उत्तर प्रदेश के हम प्रयागराज सीट की बात करें तो प्रयागराज सीट का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि प्रयागराज में अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो प्रयागराज में है, 12 सीटें हैं। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी। 8 पर भारतीय जनता पार्टी थी, 1 सीट पर अपना दल एस ने जीत हासिल की थी, 2 सीट पर बसपा थी और 1 सीट करछना जो कि कभी भाजपा के खाते में नहीं गई, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी। तो कुल मिला के कहा जाए कि यहां से अगर आपने जीत हासिल कर ली तो फिर वहां पे योगी सरकार के 2 मंत्री हैं, उनकी भी साख दांव पे लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। योगी सरकार के यहाँ 2 मंत्री हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी, और इसके अलावा बगल सीट से डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो कि यहीं के रहने वाले हैं और वो यहाँ पे वोट डालते हैं और उनका अच्छा खासा यहाँ पर वर्चस्व है। यहाँ पर लोग उनको पसंद करते हैं, यहाँ पर वो आते जाते हैं, तो वो भी अपने आप को यहीं का मानते हैं और उन्होंने वोट भी यहीं आकर दिया है। तो न केवल 2 मंत्री हम बात करते हैं डिप्टी सीएम की भी, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। इन सब की प्रतिष्ठा दांव पर है। और डिप्टी सीएम से जब आज हमने सवाल किया था कि क्या 12 सीटें हैं और इस बार कितनी, क्योंकि उस समय आपकी लहर थी और उस समय आपने 9 सीटें जीती थी गठबंधन के साथ, तो इस बार उन्होंने कहा 12 की 12। हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो जनता है वो देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और जो राम मंदिर है और जो यहाँ पर अगर कहा जाए प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज को 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। प्रयागराज एक धर्म की नगरी है, प्रयागराज एक शिक्षा की नगरी है और प्रयागराज राजनीति की आपके पास आएंगे। नितिशा, आपको याद होगा 2 ही दिन पहले वहां पे समाजवादी पार्टी की बहू डिंपल भाभी पहुंची थी, जया बच्चन जी पहुंची थी और उन्होंने पल्लवी पटेल के लिए वोट मांगा। बोले कि 3 बहुएं मैदान में हैं, बेटा हारेगा। तो वहां पे रागिनी है और आप जरा सवाल करिए। हाँ, रागिनी वहां पर मौजूद है। रागिनी, देखिए अगर हम कौशाम्बी जिले की बात करें तो यहाँ ये बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए बीजेपी का बोलबाला नजर आता है। बीजेपी ज्यादा चर्चा में रहती है और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में भी है और उन्होंने संगठन को बहुत मजबूती दी है, बहुत काम किया है यहाँ पर। तो बसपा अपने ग्राउंड्स खोती हुई नजर आ रही है आपको? ग्राउंड जीरो पर भी ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये हॉट सीट मानी जाती है केशव प्रसाद मौर्य की वजह से, लेकिन बसपा ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है। और बात करें अगर बसपा की कैंडिडेट की तो बहुजन समाज पार्टी ने सिराथू में मुसब अली को मैदान में उतारा है और उनकी नज़र दलित
दलित वोट बैंक पर है, क्योंकि यहाँ की जो समीकरण बनाने की है कि मुसल से पहले बसपा ने संतोष त्रिपाठी को टिकट दिया था, लेकिन अब मुसल अली को मैदान में आ जाने से सबसे अधिक नुकसान सपा को है, क्योंकि पल्लवी पटेल का कहना है कि पल्लवी पटेल की कोशिश थी कि फिलहाल वोटों के बंटवारों को रोकने की कोशिश जो की थी, वो अब वो अनुसूचित जो दलित वोट बैंक है वो डिसाइड करेगी यहाँ की पल्लवी पटेल का पलड़ा कितना भारी है। जी जी जी, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं इसी बात। वाली बात नहीं है। देखिए वहाँ पे दलित मतदाता के बारे में जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कि दलित मतदाताओं की संख्या बड़ी ज़्यादा संख्या में है, लेकिन अगर दलित मतदाता के अंदर के संरचना को देखें वहाँ पे तो जो जाटव मतदाता है उनकी संख्या वहाँ पे कम है और जो उसमें पारसी समूह के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो बगल की सीट एक मांझनपुरा सीट है, वो वहाँ पे आप देखेगा कि एक तरह से जो पारसी समूह के जो बड़े नेता हैं इंद्रजीत सरोज जी, उनको समाजवादी पार्टी ने लिया है। तो समाजवादी पार्टी का प्लान ये है वहाँ पे कि कहीं कहीं दलितों वाले में जो पारसी समूह है लगभग 80,000 के आसपास उनकी संख्या है, तो एक वो प्लस साथ ही साथ पटेल समुदाय वाला जो करीबन जो है कि 30,000 के आसपास वो संख्या है। अब परंपरागत इनका जो MY समीकरण है तो वो एक तरह से उस नए सोशल इंजीनियरिंग में अपना कुछ यानी कि MY में कुछ नए घटकों को जोड़ के वहाँ पे चुनौती देने की कोशिश की गई। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो उनकी छवि है केशव प्रसाद मौर्य की, काफ़ी कद्दावर नेता है, काफ़ी मिलनसार के रूप में भी हैं, काफ़ी खुश होकर भी रहते हैं, वहाँ पे लगातार एक तरह से वो 2012 में जीते भी थे, तो ये सब उनके पक्ष की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जो दूसरी तरफ से जो इधर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, प्लस दूसरा जो बुल का मामला है, जो साड़ों से संबंधित मामला है उसको, और महंगाई और बेरोजगारी, सब चीजों को राहुल जी आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक रिपोर्ट भी दिखानी है हमको दर्शकों को। यूपी में 5वें चरण का जो रण चल रहा है उसको लेकर प्रतापगढ़ में हमारे संवाददाता पवन सिंह ने सुखपाल नागर बूथ का जायजा लिया है। वहां की इस रिपोर्ट को देखते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। प्रतापगढ़ की 247 विधानसभा विश्वनाथगंज में मौजूद हूं और यह पोलिंग बूथ सुखपाल नगर का है। इस साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलिंग बूथ की व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से की गई है। सुरक्षा कर्मी गेट के सामने मौजूद हैं और महिलाओं की कतार इस साइड है, उस साइड पुरुष की कतार है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य विभाग का हेल्प डेस्क है, वहाँ पे आशा आंगनवाड़ी बैठी हुई हैं और आने वाले जो मतदाता हैं उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बावजूद उनको मास्क दिया जा रहा है, तब यहाँ पे मतदान देने के लिए वहां से छोड़ा जा रहा है। और उनके बगल में ही आप वहां कैमरामैन दिखाइए उनको कि वहां पे पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के एजेंट भी बैठे हुए हैं कि वो आते हैं और मतदाताओं की पर्ची चेक करते हैं, उसके बाद उनको पोलिंग बूथ मतदान के लिए वहां से भेजते हैं। कैमरा पर्सन राजवंत के साथ पवन सिंह, न्यूज इंडिया, प्रतापगढ़। ठीक है, नीरज के पास चलते हैं। प्रयागराज का जिक्र लगातार हम लोग कर रहे थे। नीरज, जिस तरीके से हम लोग नंदी की बात किया, हम लोगों ने सिद्धार्थ नाथ सिंह की बात की, लेकिन एक नेता है क्योंकि जब हम लोगों के टाइम पे भी वो हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे, अनुग्रह नारायण सिंह, और वो उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। उनकी एक इमेज हमारे इलाके में उस पूरे बेल्ट में बड़ी सॉफ्ट इमेज है। वो बड़े मिलनसार, आज भी स्कूटर से चलते हैं और उनकी इमेज बहुत अच्छी है। तो उस सीट पे भी लड़ाई बहुत तगड़ी हो रही है। इलाहाबाद दक्षिण से हैं रईस चंद शुक्ला, SP से हैं, और अनुग्रह नारायण सिंह की हम बात करें तो इलाहाबाद उत्तरी से है वो, हर्षवर्धन वाजपेयी वो उनके खिलाफ BJP से हैं। हाँ, और हर्षवर्धन जो वाजपेयी हैं, उनके पिता माताजी रंजना वाजपेयी को आप जानते हैं, भाई कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी थे, वो BJP में आए और विधायक भी हैं। अब अनुग्रह जी से उनकी लड़ाई चल रही है, वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं, कितनी कांटे की लड़ाई चल रही है? अनुग्रह सिंह को बड़ा जमीनी नेता माना जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अनुग्रह नारायण सिंह एक जमीनी नेता हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय से अगर कहें हम लोग उनको जानते हैं और वहां से लेकर अभी तक उनमें कोई बदलाव नहीं आया और यही उनका अगर कहा जाए प्लस पॉइंट है कि आज भी वो स्कूटर से चलते हैं और इसलिए उनका जो वोट बैंक है वो निचले तबके में उनका वोट बैंक, जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो ठेला लगाते हैं, उन सब में काफी ज्यादा उनका वोट बैंक और वही उनकी पकड़ है। और उसी वजह से वो कांग्रेस जैसी पार्टी से, जिस समय कांग्रेस का अगर कहा जाए अस्तित्व तो खत्म हो गया था उत्तर प्रदेश में, उस समय भी वो कांग्रेस से विधायक थे। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी को शहर उत्तरी से हर्षवर्धन वाजपेयी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो अनुग्रह नारायण सिंह है। काफी कड़ी टक्कर है
और सिर्फ उत्तरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही ऐसी जगह है जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है। और कांग्रेस कहीं पे, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कहीं भी टक्कर में नहीं है, लेकिन शहर उत्तरी में अनुग्रह नारायण सिंह की वजह से जरूर कांग्रेस यहाँ पर अपनी खोई पहचान वापस लाने की जुगत करी। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसका हम रुख करेंगे। प्रतापगढ़ के कुंडा में समाजवादी प्रत्याशी पर हमले की खबर है। एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव पर हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव पर हमले की खबर है और इसका इल्जाम समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के समर्थकों पर लगाया है कि राजा भैया के समर्थकों ने प्रतापगढ़ के कुंडा के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन, उन पर हमला करवाया है। बिल्कुल नितिशा, गुलशन यादव अभी कुछ दिन पहले जेल से छूट के आए और लगातार काफी हमलावर हैं और ये राजा भैया के बड़े करीबी हुआ करते थे, उनके पीछे भी घुमा करते थे और उनके नाम पर ये भी सियासत करते थे। लेकिन एक मामले में वो जेल में गए, जेल में आने के बाद लगातार हम कुंडा में जिस पोलिंग बूथ पर पथराव की खबर आई और ये कहा गया कि गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पर हमला हुआ है, ऐसा नहीं है। हम उसी पोलिंग बूथ पर हैं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर की गाड़ी है। सारे शीशे गाड़ी के तोड़ दिए गए हैं, सारे शीशे इस गाड़ी के तोड़े गए हैं और यहां पर एक मतदान की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें बाधा पहुंचाने की शायद ये कोशिश हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। जो नजारा इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं इस पोलिंग बूथ पर वो हमारे साथ में हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील जाफरी है। मैं माइक्रो ऑब्जर्वर के पद पे यहाँ पे तैनात हूँ जी। ये बताइए कि कैसे पता चला कि ये गाड़ी आपकी है? यूपी 32 के जी मेरे नाम रजिस्टर्ड है, मेरी अपनी गाड़ी है, LIC की फाइनेंस गाड़ी है। तो हम ड्यूटी पे आए थे, हमको इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया था कि आप अपने साधन से जा सकते हैं पोलिंग बूथ पे। तो हम रात में अपनी ड्यूटी करने के लिए रात में यहाँ 8:30 बजे आ गए थे और गाड़ी मैंने लगभग 100 मीटर दूर पे इसलिए पार्क कर दी थी कि किसी को हिंड्रेंस ना हो। और मैं चुनाव पोलिंग स्टेशन पे था और अभी मुझे मीडिया कर्मी द्वारा ही अंदर बताया गया कि शायद जो 5860 गाड़ी आपकी है, क्योंकि इस पर माइक्रो ऑब्जर्वर का पर्चा लगा हुआ था। तो मुझे जानकारी जब हुई तो मैंने अभी आगे देखा तो मेरी गाड़ी के सारे शीशे, फ्रंट, रियर, साइड, मतलब कोई भी शीशा बाकी नहीं है। क्या आपको पता है कि ये गाड़ी किसने तोड़ी या आपको क्या पता चल रहा है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, करीब 10:30 बजे के आसपास हम लोग पोलिंग बूथ के अंदर थे और इन द मेन टाइम काफ़ी शोर शराबा हुआ और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव जी आए थे। उन्होंने अंदर आके कैंपस में बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरी गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं। काफ़ी देर हंगामा रहा, फिर अभी 1 घंटे पहले वो यहाँ से रवाना हुए हैं। उसके बाद अभी आप लोगों से मुझे पता लग रहा है कि मेरी गाड़ी तोड़ दी गई है। अच्छा, अभी ये जो स्थिति हुई है उसके बाद अब आप क्या चाहेंगे, किस तरीके की बात रखना चाहेंगे, क्योंकि आयोग ऐसी घटनाओं का तुरंत संज्ञान भी ले रहा है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि जब इलेक्शन में जो लोग ड्यूटी कराने आए हैं उनकी साधन के साथ ये हुआ है। अब किसने किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इलेक्शन करने वाले कर्मचारियों की साधन और वो खुद सुरक्षित नहीं है तो दिक्कत है। तो ये माइक्रो ऑब्जर्वर साहब जिनका कहना था कि गाड़ी न सिर्फ इनकी तोड़ी गई है बल्कि इन्होंने चुनाव आयोग से अपील भी की है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें अगर इस तरीके की घटना होगी तो फिर कैसे इस चुनाव को पूरा पार पाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि किस समय ये किस तरीके से हादसा हुआ। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गुलशन यादव, वो यहाँ पर आए थे और उन्हीं के समर्थकों ने हंगामा शुरू किया और अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा कि माइक्रो ऑब्जर्वर की गाड़ी ही टूटी पड़ी है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, कुंड। दिशा आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए समझना होगा, गुलशन यादव जिनको मैं बोल रहा था कि राजा भैया के बड़े करीबी रहे हैं और यहाँ पर कई बार सिंपैथी गेन करने की कोशिश होती है। यहाँ पर देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर की गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया है और वो अंदर आके बोलते हैं कि मेरे ऊपर हमला किया गया। जी बिल्कुल। और अब अयोध्या के हम रुख कर लेंगे अंजनी जी। अयोध्या विधानसभा से पवन पांडे जो सपा प्रत्याशी हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ 5 साल के शासन को लेकर निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बारे में हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, वो सुन लेते हैं। अयोध्या विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे हमारे साथ हैं। पवन जी, कैसा चल रहा है चुनाव? अभी तो वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। जितनी भी हो रही सब साइकिलें हो रही है, चारों तरफ साइकिल दौड़ रही है।
क्या मुद्दा है पवन जी यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र में? 5 वर्षों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या को भ्रष्टाचार, लूट, जमीन घोटाले, महंगाई की भट्ठी में झोंक दिया है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान, व्यापारी परेशान। कोई ऐसा तबका नहीं जो 5 सालों में रोया ना हो। तो उन रोने वालों ने मन बना लिया है कि इस रुलाने वाली सरकार को हटाएंगे और मुस्कान लाने वाली सरकार अखिलेश यादव की लाएंगे, साइकिल का बटन दबाएंगे। अयोध्या में वहाँ पर व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग नाराज है। उसका कहना है कि जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है और उसमें जो व्यापारियों की दुकानें उजड़ रही है, उसका कोई माकूल इंतजाम उनके लिए नहीं किया गया है। देखिए, भाजपा का इतिहास यही रहा है, आग लगाना, उजाड़ देना, यही चरित्र और इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें चाहते हैं कि जो 100 साल 150 साल से लोग रह रहे हैं उनको सही मुआवजा दिया जाए, उन्हें सही से स्थापित किया जाए। पहले स्थापित करो, फिर विस्थापित करो। पहले उनकी रोजी रोटी, मकान, दुकान की व्यवस्था करो, फिर अपने विकास की बात करो। लेकिन भाजपा क्या चाहती है कि पूरी प्रभु श्री राम की प्रजा के हाथ में कटोरा दे दो और बुलडोजर चलाकर गुजरातियों को बुला के अयोध्या कब्जा करा दो। तो इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती थी, करती है, और इस चुनाव में आज जनता इन गुजरातियों को वापस भेज देगी। आपकी अगर सरकार बनती है तो ये जो व्यवस्था जो की गई है व्यापारियों को, किस तरह से आप उनको भरोसा दिला रहे हैं कि क्या भरोसा दिला दिया है। जिस तरह से अखिलेश जी ने एक्सप्रेस वे बनाया तो पहले सर्किट रेट बढ़ाया, सर्किट रेट बढ़ाने के बाद 4 गुना मुआवजा दिया। हम भी सर्किट रेट बढ़ाएंगे, व्यापारियों को मुआवजा देंगे और इतना मुआवजा देंगे कि वो अच्छी जगह जमीन लेकर बढ़िया दुकान स्थापित करें, जिससे कारोबार उनका चल सके और वो भुखमरी के कगार पर ना आने पाए। अखिलेश यादव ने अभी परसों यहाँ पर एक रोड शो किया जिसको लेकर भाजपा में काफी खलबली मची हुई है। वो कह रहे हैं कि वो हनुमानगढ़ी दर्शन गए और रामलला के दर्शन नहीं किए और गोली चली थी अयोध्या में वगैरह वगैरह, वहाँ मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सब भाजपाई लंपट आए, इन्हें कुछ नहीं मालूम, फर्जी बात करते हैं। सड़क के मुद्दे पे बात करें, अस्पताल के मुद्दे की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, कोरोना काल में यहाँ मर गए लोग ऑक्सीजन और बेड दवा के अभाव में, इसके बारे में बात करें। व्यापारियों के ऊपर बुलडोजर चला, सताए जा रहे हैं, इस पर बात करें। अयोध्या में किसानों की जमीन लेने के नाम पर उनके माता पिता भाइयों को थाने में बैठाकर बेइज्जत किया गया, इसके बारे में बात करें। हम हनुमानगढ़ी गए तो तुम्हारे पेट में दर्द, राम मंदिर बन रहा, हम परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ दर्शन करने जाएंगे तो तुम्हारे पेट में दर्द। हम क्या खाएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे सोएंगे, तुमसे क्या मतलब? कोई मालिक हो हिंदुस्तान के कि उत्तर प्रदेश के मालिक को बादशाह तुम्हारे कहने काम करेंगे? ठीक है, तो पवन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि अयोध्या विधानसभा में 2012 का जो परिणाम था वो 22 में दोहराया जाने वाला है और अयोध्या की जनता, खासतौर से व्यापारी वर्ग जो परेशान है भाजपा की नीतियों से, वो उनको जम करके वोट करेगा। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, नितिशा, आपने सुना ये पवन पांडे जी को, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले विवेक से सवाल किया था कि भाई इनकी भी इमेज दबंग वाली है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो दूसरे पवन पांडे हैं। लेकिन तेज नयन पवन पांडे, इनको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इनकी भाषा सुन के आपने भी अंदाजा लगा लिया, आप भी चौंक गई थी नितिशा। राणा सर आपके पास आएंगे। अयोध्या को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अयोध्या में विकास हो रहा है, हर कोई मान रहा है, अब एक मुद्दा बना जा रहा है भाई यहाँ पे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। अगर कोई निर्माण कार्य होगा, हमने देखा था काशी जब कॉरिडोर बन रहा था वहां पे कितना बवाल मचा था। यही सपा वाले, कांग्रेस वाले ये कहते थे कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, ये हुआ वो हुआ। आज जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के तैयार हो गया तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विस्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर जमीनें छीनी जा रही हैं। अच्छा, एक बात और सुना आपने, वो कह रहे हैं कि व्यापारियों पर बुलडोजर चल रहा है, यानी जिन माफियाओं पर बुलडोजर चला उनको ये व्यापारी बता रहे हैं। अंजनी जी, देखिए बड़ा हास्यास्पद था जब इनकी मैं वक्तव्य सुन रहा था। देखिए, आपको याद होगा जब शायद आप बहुत छोटे होंगे, हम सब बहुत छोटे होंगे, तो कंप्यूटर आया था 1985 में, तो लोगों ने बोला था कंप्यूटर आ गया अब तो लोगों की जॉब चली गई है। हाँ। अब ये बता दीजिए कंप्यूटर से किसी की जॉब गई है? देखिए, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो कुछ चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किसके लिए होती है? वहाँ के लोगों के लिए होती है। अब मान लीजिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा तो कौन लोग आएंगे? टूरिस्ट आएंगे तो बढ़ावा उन्हीं को मिलेगा। रहा विस्थापित होने वाली बात, उसमें क्या है कि अभी मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर शर्मा गए थे वहाँ पे, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पहले आपके लिए जमीन अलॉटमेंट होगा, आपको सेटलमेंट किया जाएगा, उसके बाद हम तोड़फोड़ मचाएंगे या जो भी कॉरिडोर बड़ा करना उसको बड़ा करेंगे। देखिए, जब भी डेवलपमेंट होगा तो इन लोकल मुद्दे तो रहेंगे। अब मान लीजिए कोई मुख्य द्वार पे मिठाई की दुकान है, अब उसको बोला जाएगा भैया आप 200 मीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर लगा लो, उसको तो गुस्सा आएगा। लेकिन उसको भी समझने की जरूरत है कि आज कस्टमर 1 आ रहा है या 10 आ रहा, हो सकता है कल के दिन में 1000 कस्टमर आएगा। तो भैया दुकानदारी सबकी बढ़ेगी, जितना ज्यादा विकास होगा क्षेत्र का उतना ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है।
अभी इन्होंने ये बोला था कि 2-3 पॉइंट उन्होंने बड़े अच्छे बोले कि हॉस्पिटल की बात उठाई, किसानों की बात उठाई, इन्होंने बात उठाई कि बैलों की जो पशु हैं। भाई देखिए, मैं तो एक बड़ा डिबेट में बैठता, बड़ी हंसी भी आती मुझे, क्या भाई योगी आदित्यनाथ ही बांसुरी बजा करके क्या पशु को अपने पीछे ले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, जो गाय होती हैं लोकल होती हैं, क्या हम लोग क्या गांव में सब गांव से संबंध रखने वाले लोग हैं, हम लोग उसका दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं। रही मुद्दा हुआ सांडों का, तो सांडों के लिए तो लोकल म्युनिसिपैलिटी के ऊपर प्रेशर बना के कार्य कराया जा सकता है, जिसके इसका समाधान हो सकता है। रहा मेडिकल कॉलेज की, इन्होंने बात की थी, आप याद होगा कि पहले तक 29 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश पे थे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की बात कर रहे हैं। आज के दिन में 45 हो जाएंगे निर्माणाधीन के साथ। तो डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, जो मुद्दे मुख्य है महंगाई का, उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। जो मुद्दे मुख्य है बेरोजगारी का, उस पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए ऐसा किसी के पास अंजलि जी ब्लूप्रिंट नहीं है। समाजवादी पार्टी बोलती है कि आके मैं कल आपको रोजगार दे दूंगी, कहां से दे देगी? अच्छा, यहाँ पर एक बात जो उठाई गई है कि अखिलेश जी पहुंचे, दर्शन नहीं किया, अभी भी उनको यही लग रहा है कि आपने मुख्यमंत्री थे तब भी कभी नहीं गए, अभी भी गए दर्शन नहीं किए, क्या उनको लग रहा है कि वोट बैंक खिसक जाएगा? यस, देखिए ऐसा है कि अभी भी वही दाव खेल रहे हैं वो जो बीजेपी खेलती है। यस, हमें ये नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसा करते हैं। और इस वक्त गौंडा का एक बार रुक करेंगे, राणा जी आपके पास आऊंगे, गौंडा का रुक करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी कोरोना को हराया है, पिछली सरकार में दंगाइयों को हराया है, बेईमानों को हराया है, चोरों को हराया है, और आज इनको हराकर इस विजय का तिलक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग ये विजय का तिलक है, ये जिसके भी हाथ में भाजपा के लोग को लग रहा है, ये विजय का तिलक है जो योगी जी के माथे पे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने काम बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वो इतिहास रचाएंगे, वो दोबारा सीएम होंगे और लोग देखेंगे। और अन्य प्रांतों में भी हमारा ये मैसेज जाएगा कि किस तरह गुड गवर्नेंस से हम वाकई में पब्लिक में डिफरेंस ला सकते हैं। आज लोकतंत्र कितना विश्वास कर रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि गोंडा में, अयोध्या में और जिले के कई शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये इसमें लोकतंत्र आहत। तो बीजेपी प्रत्याशी बता रहे थे कि किस तरह से ये विजय तिलक है और जनता उन्हीं का साथ देने वाली है। मैं नीरज के पास जाऊंगी, इस वक्त प्रयागराज में वो मौजूद हैं। प्रयागराज देखिए दिग्गज नेताओं की कर्मस्थली है और यहाँ से 7 पीएम भी मिले हैं, तो दिल्ली तक का रास्ता यहाँ से तय हो सकता है। छात्र राजनीति यहाँ पर पुरजोर तरीके से होती है। आप क्या देख रहे हैं इस बार? जो हमने देखा, जो मुझे समझ में आया कि बेरोजगारी प्रयागराज में भी एक बड़ा मुद्दा इस बार रहा। क्या जनता के दिलों पर आपने देखा कि बेरोजगारी का मुद्दा नजर आ रहा है? उन्हें लग रहा है कि बड़े बड़े नेता तो यहाँ से जाते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अरे भैया, इनकी सरकारों का अभी भी हर सरकार के लिए रहता है और इस सरकार के लिए खासकर चुनौती है, क्योंकि 2 साल हमने कोरोना काल का संकट देखा है। और अगर हम यहाँ प्रयागराज की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट्स का हब है, यानी कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, अपनी नौकरी का इंतजार करते हैं। और पिछले 2 साल से क्या स्थिति रही है, कुछ परीक्षाओं के पेपर भी आउट हो गए, तो ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है यहाँ के छात्रों को। तो ये मुद्दा बेशक है और इस मुद्दे से कोई नहीं बच सकता। और महंगाई का मुद्दा, जो कि अगर कहा जाए न केवल प्रयागराज या उत्तर प्रदेश का, यह हर जगह का है। तो ये इस चुनाव में ये 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की मुद्दों की बात हो रही है तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो रही है, क्योंकि सभी से इन मुद्दों से 2-4 होना पड़ता है। हम किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था से जुड़े हो, लेकिन हमें महंगाई से 2-4 होना ही पड़ता है। गैस सबके घर में जलती है, सब्जी सबके घर में आती है, छात्र सबके घर में है, परीक्षा सबके घर के बच्चे देते हैं। तो इन मुद्दों से कोई भी परिवार, कोई भी घर अछूता नहीं है। और खासकर कोरोना काल में ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस पे एक रोजगार के मुद्दे पे बड़ा अच्छा चीज मैं रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश में हम सिर्फ 22 करोड़ जनता मान के चल रहे हैं आज के दिन में, और आप गवर्नमेंट की नौकरी देखेंगी तो सिर्फ तकरीबन 16 से 17 लाख नौकरियां हैं, तो तकरीबन 0.7% होता है। देखिए 0.7%। राणा जी देखिए, कोई नहीं कह रहा है कि आप सबको सरकारी नौकरी दीजिए। मैं राहुल जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल एग्री, मैं आपके बात से एग्री हूँ। देखिए 0.7% से कुछ नहीं होने वाला है। पूरे अगर देश में देखेंगे 3.6 करोड़ गवर्नमेंट नौकरियां, तो कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी सरकार या कोई भी नेता हो, जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो हमें वो बात करनी चाहिए जहां पे प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके, जहां पे रोजगार लग सके। आप जैसे नोएडा, यहाँ पे टीसीएस आ रही है, भाई टीसीएस आएगी तो नोएडा में अपने लोगों को जॉब लगेगी, चाहे आसपास के लोगों को जॉब लगेगी। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जॉब लगती है।
तो ये क्रिएट करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारे जो पुराने नेता हैं, कुछ विपक्षी दल के नेता हैं, वो अभी उसी पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं। नौकरी मतलब सरकारी नहीं। बिल्कुल। सपा हमने देखा जी, आप ही पास आ रहा हूँ। सपा को हमने देखा है, जब मुलायम सिंह भी हुआ करते थे तो वो भी कहते भाई मैं पुलिस की वैकेंसी निकालूंगा, पीएससी की निकालूंगा। अब वही अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि मैं सरकारी रोजगार दूंगा। लेकिन जैसा कि राणा जी कह रहे हैं कि भाई अब जो है सरकारी के अलावा भी बाकी जो है रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे, जो किया जा रहा है। जी और डेवलप करना। जी राहुल जी बोलिए। देखिए, 2-3 चीजें बड़ा स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ। यहाँ पे बेरोजगारी का मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार फंसी है, वो उत्तर प्रदेश सरकार अपने नीति के कारण नहीं फंसी है। देखिए, जब हम लोग डबल इंजन की बात करते हैं अंजनी जी, तो आपको केंद्र सरकार की सफलता भी आपके सिर पे आएगी और केंद्र सरकार की विफलता भी आएगी। और जो बेरोजगारी का मामला है, ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के परिणाम के स्वरूप है। देखिए, हम लोग अभी बात जरूर कर रहे हैं कोरोना काल से बाद के समय में हमारे अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं आई, उसके बाद क्या स्थितियां हैं। लेकिन आप देखिए, इसी सरकार में 2016-17 के फर्स्ट तिमाही में एक तरह से ग्रोथ रेट 9.2% था, जो कोरोना काल के पहले हम गिरते वो 3.2% पे आ गया था। और कोरोना से पहले ही हम लोग कह रहे थे कि 45 साल का सबसे ज्यादा बड़ा बेरोजगारी है। तो जो ये केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण है। और स्पष्ट है कि उसके बाद कोरोना आया तो और गंभीर स्थिति हो गई। तो आपको जो अभी तक सरकार ने जो समस्या का समाधान ढूंढा है, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए तमाम प्रयास जो सरकार कर रही है, करते हुए दिख भी रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो समस्या पहले से था, वो डिमांड की तरफ से था, आपके मांग की तरफ था कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं था, वो डिमांड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कंपनियां उत्पादन नहीं कर रही थी। जब उत्पादन नहीं करेंगी तो वो छटनी भी कर रही थी। लेकिन सरकार लगातार कहां पे जोर देती रही, वो सप्लाई साइड पे जोर देती रही। आप लगातार, आपको याद होगा उस समय 1,76,000 करोड़ रुपया जब आरबीआई से सरप्लस से उस समय निकाला गया था, उसमें से 1,45,000 करोड़ रुपया जो है कि उन लोगों को दिया गया था कि भाई जो नए निवेश करेंगे, नए प्रकार की चीजें लाएंगे, वहां पे करेंगे। लेकिन आप देखिए उसके माध्यम से कितने निवेश हुए। तो ये पूरा का पूरा जो नया मामला है पूरा, आपको उस जगह पे फिर से आपको डिमांड के मामले पे आना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। दूसरा चीज देखिए, जो हम लोग प्रयागराज की बात करते हैं, देखिए आपका सिस्टम जब इफिशिएंट काम करेगा, सरकारी नौकरी से मतलब केवल आप ऐसा नहीं कि युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आज आप देखिए, आप ब्लॉक में हम लोग जाते हैं या फिर कहीं जिले में जाते हैं, एक एक अधिकारी इतने सारे चार्जेस लेके अंजनी जी घूम रहे हैं। वो जिला परिवहन पदाधिकारी भी है, जिला उद्यान अधिकारी भी है, वो पता नहीं कौन कौन सा चीज चार्ज लेके घूम रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त बस्ती का हम रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। यूपी को दंगा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी को गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। भाई और बहनों, आज चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है। कल बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर देश ने अपनी वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया। हमारे शूरवीरों ने देश को चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था।